चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक नया चैप्टर। आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम लिख लें। यहां पर बच्चों गलती क्या हुई, चैप्टर का नाम नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट उसके अंदर बता दिया। पहले चैप्टर का नाम लिख लें, फिर यहीं से शुरू है। चैप्टर का नाम क्या है देखते हैं, एक मिनट। हाँ, चैप्टर का नाम है सस्टेनिंग एम्प्लॉयज इंटरेस्ट। हुआ क्या ना कि पीपीटी बनाने में चैप्टर का नाम ही भूल गए, सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं, आप समझ लो चैप्टर यही है, सस्टेनिंग एम्प्लॉयज इंटरेस्ट। क्या कहना चाहता है ये चैप्टर? पहले चैप्टर का मतलब समझ लो, फिर अंदर तो समझ में आ ही जाएगा। चैप्टर कहना चाहता है कि कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं या जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको काम में रुचि कैसे बनाई जाए, मतलब उनकी कार्य रुचि, वर्किंग इंटरेस्ट कैसे बना रहे। भैया देखो, किसी भी कंपनी में जब वर्कर्स और एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, अगर उनको इंटरेस्ट नहीं आता, मजा नहीं आता, रुचि नहीं होती, तो वो काम नहीं करते। कैसे काम बनाया जाए, उनका रुचि बनाई जाए? सर ऑर्केस्ट्रा करा दिया जाए, सर वहां डांस प्रोग्राम करा दिया जाए। ऐसा नहीं है। अगर वर्कर्स को इंटरेस्ट बनाना है काम में, तो मैनेजमेंट को यह देखना चाहिए कि उनके साथ एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन बनाया जाए, उनका आदर सम्मान हो, एक उनके साथ अच्छा संबंध हो, उनकी सैलरी पर ध्यान दिया जाए, उनके वेजेस, उनके जो है साथ और भी चीजों पर ध्यान दिया जाए। इसलिए उनका काम में रुचि लगा रहे, मतलब मन लगा रहेगा, वो रुचि से काम करेंगे, इंटरेस्ट से काम करेंगे और कंपनी ग्रोथ करेगी। तो कुल मिला के ये चैप्टर जो डिपेंड है कि एम्प्लॉइयों का कार्य में रुचि कैसे बना रहे, कैसे एम्प्लॉय इंटरेस्ट लेते हैं अपने कार्य में, ये चैप्टर ये कहना चाहता है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिलेशंस होना चाहिए। अगर ह्यूमन रिलेशन नहीं है, बॉस के साथ आपका बन नहीं रहा है, जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हो रहे हैं, तो बेटा आपका कार्य में रुचि नहीं होगा और आप कंपनी छोड़ने या कम काम करने की इच्छा रखेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन रिलेशन होना चाहिए कंपनी में। तो ह्यूमन रिलेशन क्या होता है ये ध्यान देते हैं। ह्यूमन रिलेशन कहता है कि जहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं या इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, वहां पर ऐसा इन्वायरमेंट हो कि इनको मजा आए काम करने में, इनको लगे कि कंपनी इनका ध्यान देती है, इनका रिस्पेक्ट करती है, इनके ऊपर बहुत वर्कलोड ना हो, इनकी बातों को सुना जाए, इनको आदर सम्मान दिया जाए। यही होता है इनके साथ एक रिलेशन बनाना, इसी को कहते हैं ह्यूमन रिलेशन। आइए जरा देखते हैं कि नोट्स में क्या लिखा गया। तो किसी भी वर्कर्स को काम में इंटरेस्ट पैदा करना है तो पहले ह्यूमन रिलेशन होना चाहिए। जब मानव संबंध होगा तब उसके साथ जाके सैलरी बाद में आती। सैलरी मानता हूं मेन फैक्टर है, लेकिन अभी आपको सैलरी दे दूं और फिर गाली दूं तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं, सबसे पहले आपके साथ अच्छा संबंध होना चाहिए कंपनी का। तो ठीक है सर, ह्यूमन रिलेशन बता दीजिए सर। ह्यूमन रिलेशंस रेफर्स टू द प्रोफेशनल इंटरेक्शन एंड ट्रीटमेंट बिटवीन पीपल दैट वर्क टुगेदर। कह रहा है ह्यूमन रिलेशन बताता है पेशेवर संबंध को। ह्यूमन रिलेशन कहता है कि जहां पर काम हो रहा है वहां पर एक पेशेवर संबंध होना चाहिए। किसके बीच में? पीपल, जो काम कर रहे हैं उनके बीच में। ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं आपस में, उनके बीच में एक पेशेवर संबंध, प्रोफेशनल संबंध होना चाहिए। फिर इन एन ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉइज हैव टू वर्क कलेक्टिवली फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो मिलकर काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। फॉर दिस इट इज एसेंशियल टू हैव हेल्दी ह्यूमन रिलेशंस एट द वर्क प्लेस। कह रहा है इसी वजह से जहां पर काम हो रहा है वहां पर एक हेल्दी ह्यूमन रिलेशन होना जरूरी है, एक स्वस्थ मानवीय संबंध होना बहुत जरूरी है। फिर कह रहा है ह्यूमन रिलेशंस विच अप्लाइड इन अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैन हेल्प इंक्रीज एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। कह रहा है भैया अगर ह्यूमन रिलेशन अप्लाई किया जा रहा है, मानव संबंध को अप्लाई किया जा रहा है सकारात्मक तरीके से, सपोर्टिव तरीके से, मतलब सहायक तरीके से, या ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है जहां पर पॉजिटिव हो, पॉजिटिवनेस हो, जहां पर सपोर्टिव चीजें हो, तो वहां पर ह्यूमन रिलेशन अच्छा होगा और इससे कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट तरीके से, पर्याप्त तरीके से, मजबूत तरीके से काम कर पाएगी। तो मतलब समझ में आया कि जहां पर काम हो रहा है वहां पर एक ऐसा रिलेशन बनाया जाए वर्कर्स के साथ आपस में, ताकि वो मिलकर काम करें, खुश होकर काम करें। इससे कंपनी का गोल अचीव होगा, वो इंटरेस्ट बनाए रखेंगे, कंपनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं और कंपनी में इंटरेस्ट लेकर के काम करेंगे और कंपनी का गोल अचीव होगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी का गोल किसी एक आदमी से नहीं अचीव होता बच्चों, इसलिए सबको मिलकर काम करना और ये ध्यान देना है मैनेजर का, एचआर का, तब जाके ये ह्यूमन रिलेशन माना जाएगा। अब आइए देखते हैं कि कीथ डेविस सर क्या कहते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। कीथ डेविस सर कहते हैं ह्यूमन रिलेशन एन एरिया ऑफ मैनेजमेंट
practice which is concerned with the integration of people into our work situation in a way that motivate them to work productively, cooperatively and with economic, psychological and social satisfaction। मैं थोड़ा सा दूर से जब पढ़ता हूँ सही दिखता बेटा, पास में आ जाता हूँ फॉन्ट बड़ा हो जाता, क्लियर नहीं होता क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा आती है। क्या रहा, ह्यूमन रिलेशंस इज एन एरिया ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस विच इज कंसर्न विद द इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू अ वर्क सिचुएशन इन अ वे। पहले ये समझो, कह रहा ह्यूमन रिलेशन क्या होता है, मैनेजमेंट का एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हम मिल करके, हम मतलब जिसमें लोग मिल करके एक कार्य की स्थिति पैदा करते हैं, वर्क सिचुएशन बनाते हैं जिसमें लोग मोटिवेट होकर के एक अच्छे उत्पादन के लिए, एक अच्छे उत्पादन के लिए मिल करके, कोऑपरेटिव होकर के और आर्थिक रूप से मतलब पैसा कमाने, कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए और मानसिक संतुष्टि के साथ साथ सामाजिक संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। डेफिनेशन है, अच्छे लैंग्वेज में तो होगी। सिंपल समझो, कीथ डेविस सर कहते हैं कि भैया मैनेजमेंट का एक ऐसा एरिया होता है ह्यूमन रिलेशन जहां पर लोग मिलकर के काम करते हैं, ऐसे कार्य का एनवायरनमेंट बना लेते हैं जहां पर लोग मोटिवेट होकर के एक अच्छे उत्पादन के लिए सहयोग के साथ पैसे कमाने, कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए और मानसिक संतुष्टि, सामाजिक संतुष्टि के लिए काम करते हैं। इसे कहते हैं ह्यूमन रिलेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आई बात? फिर बात आती है, तो सर ह्यूमन रिलेशन हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बेटा? ह्यूमन रिलेशन आप बता दीजिएगा जहां पर कार्य हो रहा है वहां पर मैनेजर ये इंश्योर करे कि वर्कर्स की बात सुनी जा रही है, वर्कर को एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिला हुआ है, वर्कर का रिस्पेक्ट, वर्कर का जो है सत्कार सम्मान सब हो रहा है, वर्कर के साथ गलत नहीं हो रहा है, वर्कर्स खुश हैं, मोटिवेट हैं, यही होता है ह्यूमन रिलेशन। क्लियर? चलिए सर आगे देखते हैं। सर अब ह्यूमन रिलेशन का उद्देश्य क्या होता है, क्यों ह्यूमन रिलेशंस बनाए जाते हैं कंपनी में? देखो बेटा, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है सस्टेनिंग एम्प्लॉयज इंटरेस्ट, मतलब एम्प्लॉइयों की रुचि बनाए रखना। एम्प्लॉय की रुचि तभी बनेगी जब उनकी सम्मान, उनका इज्जत, उनके साथ अच्छा रिलेशन होगा। तो पहला टॉपिक आता है ह्यूमन रिलेशन। और ह्यूमन रिलेशन का उद्देश्य क्या होता है ये ध्यान दीजिए। ह्यूमन रिलेशंस का जो उद्देश्य होता है बेटा वो होता है टू इस्टैब्लिश अ फेयर एंड इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ रेम्युनरेशन एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कह रहा भैया जैसे जिसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे जिसके जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बेटा, उसी तरीके से उसको उचित वेतन मिलना चाहिए। कह रहा है जैसे जिसका जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी तरीके से उसको उचित और समान अनुपात में वेजेज या सैलरी मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैनेजर की सैलरी क्लर्क को दे दी जाएगी। तो बेटा जैसे जिसकी जिम्मेदारी, ह्यूमन रिलेशन इसीलिए बनाया जाता है कि भैया जैसे जिसकी जिम्मेदारी होगी वैसे उसको उचित और समान अनुपात में पैसा मिलेगा। क्लियर? दूसरा आता है टू इस्टैब्लिश इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। कह रहा भैया अपने कंपनी के अंदर आप ऐसा सैलरी वगैरह फिक्स कर दो, ऐसा रिलेशन बनाओ। मान लो आप अपनी कंपनी के अंदर ऐसे इंटरनल चीजों को फिक्स करो, जैसे मान लो सबकी सैलरी आपने फिक्स कर दिया और वो सैलरी जो है एक्सटर्नल चीजों से मैच करे, मतलब बाजार में दूसरी कंपनियों में लगे कि हाँ इतनी सैलरी यहां भी मिल रही है, इससे ज्यादा नहीं, वरना कलह क्लेश पैदा हो जाएगा। अगर आपको कंपनी में ह्यूमन रिलेशन बनाना है तो सुनो, अपनी कंपनी में ऐसा वेतन रखो कि लोग दूसरे कंपनी से भी तुलना करें, आपके कंपनी के लोग तो खुश रहे, नहीं भैया उसमें भी तो इतना ही मिल रहा है, इससे कम ही मिल रहा है, तब ह्यूमन रिलेशन बनेगा। वरना लोग चिल्लाएंगे अरे उनको तो ज्यादा मिल रहा है उस कंपनी में, हमको तो कम मिल रहा है, काहे है सर? तो बेटा ये रिलेशंस बिगड़ेगा। ह्यूमन रिलेशन अगर बनाना तो पहला टॉपिक कह रहा है, उद्देश्य क्या है कि सब जैसा जिसका जॉब है वैसे उसको वेतन मिले, उचित वेतन मिले। अगर मान लो मैनेजर अच्छा काम कर रहा है, क्लर्क भी अच्छा कर रहा है, क्लर्क कह रहा है हमको मैनेजर वाला वेतन दे दो, तो ऐसे नहीं होगा ना, तो ह्यूमन रिलेशंस खराब हो जाएगा। दूसरा है कंपनी में ऐसा इंटरनल सिस्टम हो कि सैलरी अगर इंटर सबको मिल रही है कंपनी में तो लोग बाहर से भी तुलना कर लें, हाँ सैलरी गलत नहीं मिल रही है क्योंकि दूसरी कंपनियों में भी उतनी ही सैलरी मिल रही है, तब ये लोग नाराज नहीं होंगे। कंपनी में बेटा लेबर पहले कंपेयर करते हैं कि वहां कितना दे रहे हैं उस दूसरी कंपनी में, तो ये ह्यूमन रिलेशंस बिगाड़ सकता है। तीसरा कह रहा है टू गेट द बेस्ट टैलेंट आउट ऑफ अवेलेबल टैलेंट, पूल विद साउंड एंड कॉम्पिटेंट रेम्युनरेशन। कह रहा भैया देखो, अगर आप एक अच्छा सैलरी दोगे और एक अच्छा वेजेस दोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको एक अच्छे टैलेंट के लोग मिलेंगे। तो कंपनी में अगर ह्यूमन रिलेशन बनाना है तो अच्छी सैलरी, अच्छा वेजेस, तो इससे आपको टैलेंट मिलेगा कंपनी के लिए और आप कंपनी में लोगों से अच्छा काम करोगे। मान लो आपको एक अच्छे मैनेजर की जरूरत है
तो आप अच्छा वेतन अच्छी सैलरी दे रहे हो तो आपको कंपनी में कोई इतना अच्छा काम करके दिखाएगा, कोई मैनेजर बनने लायक हो जाएगा। तो ह्यूमन रिलेशन क्या कहता है, उद्देश्य ये एक अच्छी सैलरी, अच्छा वेजेस फिक्स किया जाए जिससे एक अच्छे टैलेंट की खोज हमको कंपनी में मिल सके। अगला आता है, पूरा स्क्रीनशॉट लेते रहिए, टू रिटेन द एम्प्लॉय। बेटा अगर अच्छा वेजेस अच्छी सैलरी दोगे, अच्छा ह्यूमन रिलेशन होगा तो कंपनी में एम्प्लॉय लंबे समय तक रुके रहेंगे, रिटेन रहेंगे, भागेंगे नहीं छोड़ के। टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड मॉरल, अच्छा सैलरी वेतन मिलने से बेटा मोटिवेशन बढ़ता है, लोगों में काम करने की क्षमता बढ़ती है। टू इस्टेब्लिश जॉब हायरार्की एंड लाइंस ऑफ प्रमोशन, देखो बेटा अगर अच्छा ह्यूमन रिलेशन है तो हायरार्की बनता, पदानुक्रम बनता है, लाइन ऑफ प्रमोशंस बनता। मतलब सर आप तो पूरा लिख दिए, ठीक है बेटा। अब मान लो आप पहले क्या हो, आप सेल्स में काम करते हो, फिर आप मैनेजर के असिस्टेंट बने, फिर आप अच्छा रिलेशन था, आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन गए। कहने का मतलब क्या है, अगर एक अच्छा रिलेशन होगा तो कंपनी में लोगों की हायरार्की भी बनेगी और लोगों का प्रमोशन भी अच्छा होगा जिससे लोग हैप्पी होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वही कह रहा है। टू हैव कॉर्डियल रिलेशंस, हाँ टू हैव कॉर्डियल रिलेशंस, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियंस। देखो बेटा अगर ह्यूमन रिलेशन अच्छा है तो वर्कर्स का जो यूनियन होता है, जो धरने पे आ जाता है, हमेशा हड़ताल पे आ जाता है, तो उनके साथ भी अच्छा रिलेशन मैनेजमेंट का बना रहेगा, क्योंकि वर्कर खुश है तो वो खुश है। वर्कर्स ही लोग तो मैनेजमेंट वर्क यूनियन संभालते हैं, उन्हीं में से कोई ना एक प्रेसिडेंट होता है उसका। अगला आता है टू पोज अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन पब्लिक। कह रहा है इसकी वजह से अगर ह्यूमन रिलेशन अच्छा है तो कंपनी का पब्लिक में गुड इमेज बनता है। समझ में आई बात बेटा? बच्चे बताओ, ह्यूमन रिलेशन का उद्देश्य क्लियर हो गया? भैया जी सर, ह्यूमन रिलेशन अच्छा तभी होगा जब सबकी जिम्मेदारी के हिसाब से सैलरी मिलेगी। सर जब ऐसी सैलरी मिलेगी जो बाहर से कंपेयर करने के लायक हो। सर जब ह्यूमन रिलेशन ऐसा अच्छा होगा जब आप अच्छी सैलरी दोगे जिससे अच्छे टैलेंट निकल के आएंगे कंपनी में, आपको और भी टैलेंट मिलने के चांसेस मिलेंगे। अगला आता है एम्प्लॉय लंबे समय तक रोकना है तो सर आपको अच्छा ह्यूमन रिलेशन बनाना है। सर अगर एम्प्लॉय में प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन बढ़ाना है तो अच्छा ह्यूमन रिलेशन बनाना। ह्यूमन रिलेशन सैलरी वगैरह से ही आती है बेटा। अगर बेटा आपको कह सकते हैं कि अच्छा पदानुक्रम बनाना, जैसे मान लो मैं नौकरी कर रहा हूं, मुझे सोच रहा हूं कि इस लड़के के अंदर टैलेंट, इसको 10 साल बाद मैनेजर बना दिया जाए, तो मुझे जो है प्रमोशन देना है तो कंपनी में एक हायरार्की सिस्टम तय करो। हिमांशु सर आज के बाद फिर 2 साल बाद यहां, फिर 2 साल बाद यहां, फिर 2 साल बाद यहां, तब जाके इंप्लॉय रुका रहेगा कि नहीं यार कंपनी में प्रमोशन के चांस भी हैं। इसके बाद आता है एक हेल्दी रिलेशंस बना रहे मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में, इसलिए ह्यूमन रिलेशंस होता है, नहीं तो यूनियन आ जाएगा, धरना प्रदर्शन, तालाबंदी है। उसके बाद आता है अगर कंपनी की इमेज अच्छी बनानी तो ह्यूमन रिलेशंस आपको बना के रखना होगा। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन रिलेशंस का महत्व क्या है। ये तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ठीक है। बात आती है कि ह्यूमन रिलेशन का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशंस का महत्व क्या है, ह्यूमन रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड एम्प्लॉयज नीड। बेटा हम मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, आप अंदर पढ़ लीजिएगा। इससे पता चलता है एम्प्लॉइयों की क्या जरूरत है, एम्प्लॉइयों की जरूरत क्या है। जैसे एम्प्लॉय की बेटा नीड होती है वैसे हमें काम करना चाहिए और एम्प्लॉय खुश होंगे। इसके बाद आता है जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर अच्छा ह्यूमन रिलेशन होगा तो एम्प्लॉय अपने जॉब से संतुष्ट होंगे। हायर प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्टिविटी, बेटा कंपनी में प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ेगा क्योंकि लोग संतुष्ट हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगला आता बेटा इनोवेशन। अगर बेटा लोग संतुष्ट हैं, ह्यूमन रिलेशन अच्छा है, तो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं, वो कुछ इनोवेटिव सोचेंगे, कुछ नया सोचने का प्रयास करेंगे। उनको लगेगा कि कंपनी हमारा सम्मान करें, हम कंपनी के लिए कुछ नया सोचें। नया जैसे कोई नया प्रोडक्ट के बारे में, नए टेक्निक के बारे में, काम करने के नए मेथड्स के बारे में कुछ भी नया सोच सकते हैं बेटा। इसके बाद बेटा आता है फिर रिडक्शन इन कॉन्फ्लिक्ट। बेटा बात विवाद नहीं होगा, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे क्योंकि सबका एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन है कंपनी में। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लोगों के बीच में खुश होकर के बातचीत होगी, सारी बातें शेयर होंगी, इंफॉर्मेशन आएंगे जाएंगे, इंप्लॉइयों को पता रहेगा कि हमें क्या करना है। तो बेटा ये होता है ह्यूमन रिलेशन का महत्व। और देख लेते हैं अभी और है तो यार रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। भैया अगर किसी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो, आप खुश हो अपने काम से, बॉस से खुश हो, कंपनी के लोगों से खुश हो, तो आप नौकरी सोचोगे कि कम घर ना हो करके पहले कंपनी में भाग जाए। जैसे आज छुट्टी हुई, मान लो सैटरडे संडे, मंडे को आपको कंपनी में जाना तो आप 8 ही बजे निकल जाओगे क्योंकि आपको पता है वहाँ यार अपना इन्वायरमेंट है, लोग अच्छे हैं,
कभी कभी कोई कंपनियां ऐसी होती है, सोचना पड़ता है एक दिन और छुट्टी हो जाती है, यार क्या मनहूसों का चेहरा देखें। तो बेटा एब्सेंटिज्म, लोग एब्सेंट नहीं होते, लोग खुद पहुंचना चाहते हैं ऐसी कंपनियों में। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, बेटा लेबर छोड़ करके, टर्नओवर लेबर छोड़ छोड़ के बार बार हो करके भागेगा नहीं। जैसे क्या होता है कंपनी में जब सैलरी नहीं मिलती, अच्छा कंपनी में प्रमोशन के चांस नहीं होते, ग्रोथ के चांस नहीं होते, तो लेबर कंपनी छोड़ के भाग भाग जाता, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता, तो टर्नओवर कम हो जाएगा, लेबर नहीं भागेगा, हैप्पी रहेगा ना वो। इतना लेंदी पढ़ने का मतलब है, आप पॉइंट याद करें, पॉइंट के अंदर चाहे तो डीप में पढ़ लें स्क्रीनशॉट लेके, वरना आप समझ लें। अदर बेनिफिट्स, बेटा अदर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? अगर ह्यूमन रिलेशन अच्छा है तो लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा। उसके अलावा बेटा लोगों के साथ एक तालमेल बनेगा, कंपनी का गुडविल बढ़ेगा, लोग टीम के साथ काम करेंगे। है उसके बाद बेटा वेस्टेज, कंपनी में रॉ मटेरियल, पैसा सब कुछ बर्बाद होने से बचेगा। तो आज का चैप्टर अभी चल रहा है और चैप्टर कह रहा है कि एम्प्लॉइयों के अंदर कार्य में इंटरेस्ट पैदा किया जाए, कैसे? तो ह्यूमन रिलेशन बना के। पहला आपका कवर हो गया ह्यूमन रिलेशन। दूसरा आता है कॉम्पनसेशन से। पहला अगर आप कहें, अगर आप लिखना चाहें तो ये पहला पॉइंट बन गया कि ह्यूमन रिलेशन से कंपनी में कर्मचारियों के अंदर काम करने की इच्छा पैदा होती है। अब दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा, क्या? कॉम्पनसेशन से। कॉम्पनसेशन क्या होता है बेटा? कॉम्पनसेशन का मतलब होता है सैलरी और वेजेज। सर अभी आप जो ह्यूमन रिलेशन बता रहे थे उसमें सैलरी वेजेज बेटा आता तो है, बट ह्यूमन रिलेशन का मतलब है जो वर्कर्स हैं उनका रिस्पेक्ट भी हो, ये भी आता है, सैलरी तो बाद में आती है। उनका जो है आदर सम्मान हो, खैर तो इंग्लिश में सर आप बोल दिए कोई बात नहीं। उनको इस तरीके से कार्य दिया जाए जो वो कर सकें, उनको प्रेशर ना दिया जाए, उनके साथ कोऑपरेट किया जाए। जैसे काम करने के लिए उनको गर्मी लग रही काम करने की जगह वहां पंखा लगा दिया गया, उनको पानी पीने की व्यवस्था दे दी गई, ये ह्यूमन रिलेशंस हो गया। सैलरी उसमें आएगी लेकिन सेकेंडरी है। अच्छा बेटा किसी कंपनी में आप नौकरी करने जाओ और पहले आपको हम दे दें 1 लाख, फिर खूब गरियाएं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ह्यूमन रिलेशन पहले सैलरी नहीं है, पहले आप वहां का इन्वायरमेंट वगैरह, सपोर्टिव नेचर है, लोग एक दूसरे का सहयोग करते कि नहीं, वर्किंग कंडीशंस कैसा, ये सारी चीजें। अब आता है दूसरा कॉम्पेंसेशन, मुआवजा, सैलरी, वेजेस। अगर ये अच्छा होगा तो एम्प्लॉय खुश रहेगा, चलो यार एकदम तो मजे ही मजे हैं अपने। कंपोनेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, अगर किसी इंप्लॉय को खुश करना है तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। पहला तो बेसिक पे, उसको बेटा मिनिमम वेजेस, कम से कम एक न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी, मतलब जितना उचित हो, और रहने के लायक। ऐसा नहीं कि प्रयागराज में रह रहा है 8,000 रुपया देने, तो रह पाएगा नहीं, तो ऐसा वो खुश रहे ताकि कंपनी के लिए। अब अलाउंसेस भी उसको अगर मिले, तो अलाउंसेस क्या है बेटा? जैसे आपने पढ़ा होगा बीकॉम में, अलाउंसेस कई प्रकार के होते हैं इनकम टैक्स में ना। अब मत लिखने मत लगना कि पार्शली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल ना, एग्जम्प्टेड, एचआरए, ये सब नहीं। तो आप सिंपल समझो एचआरए मिल जाए, मेडिकल अलाउंस मिल जाए, डियरनेस अलाउंस मिल जाए, एम्प्लॉय खुश है एकदम। तो ये चीजें मैटर करती है। अगर किसी कंपनी में ये सब नहीं मिलेगा तो नाराज होगा और छोड़ने का मन बना लेगा। इंसेंटिव्स बेटा, जैसे उसको कंपनी बोनस दे, प्रॉफिट शेयर करे, अगर ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो एम्प्लॉइयों को, वर्कर्स को भी थोड़ा थोड़ा बांट दे। कमीशन, अगर सेल करवाने बोले भैया सेल करवाओगे तो कमीशन मिलेगा, तो ये ऐसी चीजें बेटा वर्कर्स को काम करने में इंटरेस्ट पैदा करती हैं। अगला आता है फ्रिंज बेनिफिट, जैसे लोन, पेंशन, ग्रेचुटी, कंपनी हाउस, मेडिकल एड वगैरह, ये सारी चीजें कंपनी व्यवस्था कर दे तो भैया एम्प्लॉय तो कहेगा हम ही नहीं, हमारे आने वाला बच्चा भी यही काम करेगा। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है, देखो बेटा कंपनी सबसे पहले याद ध्यान दे कि ह्यूमन रिलेशन बनाना है और फिर कॉम्पेंसेशन कैसे देना है ये चीज ध्यान दे, तो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट बना रहेगा। फिर बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखो अगर कंपनी में मजदूरी और वेतन के जो सिद्धांत हैं अगर वो अच्छे रहेंगे तो एम्प्लॉय भी हैप्पी रहेगा और वो कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। सर अभी तो आप बता रहे थे कि कंपोनेंट्स, तो बेटा सैलरी के अंदर ये कंपोनेंट्स आते हैं, सैलरी के साथ अलाउंस भी मिलता है, सैलरी के लिए आपको फ्रिंज बेनिफिट और सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन अब सैलरी देने का या वेजेस देने का एक सही प्रिंसिपल्स होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल अच्छा होगा तो आप जो है काम अच्छा करोगे। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत होते हैं, नियम कानून होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे सिद्धांत होंगे जो किसी वर्कर्स को काम करने में रुचि पैदा करेंगे। आइए शुरू करें। पहला आता है वेजेस एंड सैलरी प्लान एंड पॉलिसी शुड बी सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल।
कह रहा वेजेस और सैलरी का जो प्लान मतलब योजना और जो नीतियां कंपनी बनाए वो फ्लेक्सिबल बनाए। जैसे महंगाई बढ़े तो सैलरी में महंगाई डियरनेस अलाउंस और बढ़ा दिया जाए, महंगाई घटे तो डियरनेस अलाउंस घटा दिया जाए। ऐसी योजना कंपनी की होनी चाहिए, वरना वर्कर्स भी नाराज रहेंगे। जॉब इवेल्युएशंस मस्ट बी डन साइंटिफिकली। कह रहा है बेटा कि कंपनी जो है हर वर्कर्स के जॉब को मूल्यांकन करवाए, जिसका जॉब परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है उसको और भी अच्छी सैलरी देने की योजना बनाए। फिर कह रहा है वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड प्रोग्राम्स। भैया जो कंपनी में वेजेज है, सैलरी है, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए उसका ताकि वो कंपनी के प्लान और प्रोग्राम के साथ चल सके। जैसे कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है तो वर्कर्स को प्रोडक्शन के हिसाब से पैसा और मिलने लगे, कम कर रही है तो थोड़ा सा कम कर दिया जाए। तो कंपनी के हिसाब से भी वेजेज और सैलरी के नियम होने चाहिए। अगला, वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन प्लान एंड प्रोग्राम शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब क्या है बेटा, जो वेजेज और सैलरी बनाई जा रही है इस तरीके से बनाई जाए कि हमारे देश की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है उसके हिसाब से हो। जैसे हमारे भारत में मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया है कि हर वर्कर को इससे नीचे मजदूरी नहीं दी जाएगी। तो कंपनी की पॉलिसी ऐसी हो कि सरकार ने जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उससे नीचे आपके वेतन और मजदूरी नहीं होनी चाहिए। आप समझ में आ रही बात। फिर कह रहा वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन प्लान एंड प्रोग्राम शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग लोकल एंड नेशनल कंडीशंस। कह रहा भैया वेजेस और सैलरी जो है इस तरीके से प्लान और प्रोग्राम होना चाहिए जो कि कह रहा है कि परिस्थितियां मतलब जो है परिस्थितियां चाहे वो क्षेत्रीय परिस्थितियां हो चाहे राष्ट्र लेवल की परिस्थितियां हो उस हिसाब से हो। जैसे मान लो हम दिल्ली में नौकरी करने चले गए तो दिल्ली के हिसाब से हमको वेतन मिले, एचआरए मिले। हम लखनऊ करें तो लखनऊ में हमको मिले। तो जैसे कि सैलरी और वेजेज कंपनी का इस तरीके से प्लान और प्रोग्राम हो कि जिस जगह पर, जिस परिस्थिति में, जिस क्षेत्र में वो एम्प्लॉय काम कर रहा है वहां पर उस हिसाब से वो रह सके। दिल्ली में दिल्ली के हिसाब से, बेंगलुरु में बेंगलुरु के हिसाब से सैलरी मिले। These plans should be simplify and expedite कह सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, expedite other administrative process। कहने का मतलब इसका मतलब तेजी होता है, मैं इतना जानता हूँ, प्रोनाउंसिएशन भले नहीं हो पा रहा। कह रहा these plans should be simply and expedite other administrative process। कहने का मतलब क्या है कि सैलरी और वेजेस का जो प्लानिंग है बेटा इस तरीके से हो जो जल्दी हो जाए, खाते में पैसा पहुंच जाए, टाइम ना लगे। मैनुअली देने से अच्छा है कि ऑनलाइन सब कुछ कर दो ताकि काम तेजी से हो। तो कुल मिलाकर के सैलरी और वेजेस का ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब एम्प्लॉय का इंटरेस्ट बना रहेगा। समझ में आई बात। अब आता है मेथड ऑफ वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी में बच्चों सुनो, कंपनी में किस मेथड से सैलरी और वेजेस दिया जाता है। तो पहला आता है टाइम रेट से भी होता है, पीस रेट से भी होता है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। क्या, टाइम एंड पीस रेट सिस्टम दोनों कंबाइन भी चलते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा सिस्टम बेटा, पीस रेट सिस्टम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक मिनट बेटा। हाँ, सबसे पहले हम लोग पीस रेट सिस्टम देखते हैं। चलिए शुरू करें। सॉरी, सबसे पहले टाइम रेट देखते हैं, फोन आ गया था वो देखने लगे थे। टाइम रेट सिस्टम सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक है, टाइम रेट का मतलब होता है बेटा वर्कर्स को सैलरी फिक्स कर दी जाती है महीने के हिसाब से। 8 घंटे ड्यूटी आप करोगे तो आपको सैलरी महीने में इतनी मिलेगी। तो ये टाइम रेट सिस्टम कहलाता है। तो चलिए टाइम रेट सिस्टम क्या होता है। टाइम रेट सिस्टम का एडवांटेज डिसएडवांटेज सब आपको जानना पड़ेगा। टाइम रेट सिस्टम का मतलब है, टाइम रेट सिस्टम इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट। ये बहुत पुराना और ओल्डेस्ट मेथड है वेतन देने का। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द वर्कर्स आर पेड इन अकॉर्डिंग विद द टाइम स्पेंट ऑन द जॉब। इसके हिसाब से वर्कर को बेटा जितना समय वो जॉब पे देते हैं उतने हिसाब से पेमेंट मिलता है। द टाइम में बी ऑन आवर, आवरली, डेली, वीकली। टाइम बेटा कह रहा है कि घंटे का भी हो सकता है, दिन का भी हो सकता है, सप्ताह का, 15 दिन का, मंथली, कुछ भी हो सकता है। द वर्क और प्रोडक्शन डन बाय एन एम्प्लॉय इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। कह रहा भैया देखो आपने उतने घंटे में कितना पैदा किया, क्या पैदा किया मतलब नहीं, आपने कितना टाइम दिया उससे आपको पेमेंट मिलता है। समझ में आई बात। चलिए अब इसके फायदे क्या हैं ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे, जैसे इफ द वर्कर्स इज पेड एट द रेट ऑफ ₹20 पर आवर एंड ही स्पेंड 50 आवर ड्यूरिंग अ वीक, तो द वीकली पेमेंट इज, भैया अगर 20 रुपया घंटे के हिसाब से फिक्स हो गया है
50 घंटा आपने काम किया है तो आपका मल्टीप्लाई करके 1000 रुपया, सिंपल फॉर्म है, कोई मतलब नहीं इसका। एडवांटेज क्या है भैया इसके देखते हैं। दिस मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल मेथड है। आपके घर में जैसे सैलरी मिलती है, महीने में आ गया 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, तो वो वही है टाइम वेजेस, वही टाइम वेजेस बेटा। अब आपके पापा या भाई एक महीने में कितना कर रहे हैं मैटर नहीं करता, टाइमली पैसा आ गया बस आ गया, यही होता है टाइम वेजेस। दिस मेथड ऑफ वेज पेमेंट इज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल मेथड है। वर्कर विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्ट इन कैलकुलेशन द वेजेज, वर्कर्स को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, महीने में आ गया, उनको पता है कि हमने इतना दिन काम किया है, हमको इतना मिल जाएगा, खत्म, सो रहे चुपचाप पौआ लगा के। दिस मेथड इज एक्सेप्टेबल टू ट्रेड यूनियन बिकॉज इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ये ट्रेड यूनियन को भी स्वीकार होता है ऐसा मेथड। ट्रेड यूनियन मतलब जो लेबर्स के यूनियन होते हैं वो नाराज नहीं होते, वो भी खुश होते हैं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस पे तो होता नहीं है, महीने के हिसाब से मिल जाएगा। अब आप चाहे कितना काम करें मतलब नहीं, कितना प्रोडक्शन किया उससे मतलब नहीं है भैया, आपको सैलरी मिल जाएगी, मिल जाएगी। समझ में आई बात बेटा? फिर आता है द क्वालिटी ऑफ गुड्स विल बी बेटर एज वर्कर्स आर एश्योर्ड ऑफ वेजेस ऑन टाइम बेसिस। कह रहा है कि देखो बेटा, द क्वालिटी ऑफ गुड्स विल बी बेटर। एक बात याद रखो, जब बेटा आपको टाइम के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, पीस के हिसाब से नहीं मिल रहा है, कि जैसे ये बोला गया कि पीस आपको इतना बनाना है तो आप जल्दी जल्दी बनाओगे कमाने के चक्कर में, तो क्वालिटी खराब हो जाएगी गुड्स की। टाइम में क्या होता है, आप टाइम ले लेके बनाओगे, आपको पता है अरे हमको इतना घंटा करना रहता, 8 घंटे की ड्यूटी होती, कर लेंगे, तो बेटा आप उतने टाइम में आराम आराम से बनाओगे अच्छी क्वालिटी का गुड्स। वही कह रहा है कि ऐसे में टाइम वेज में क्या होता है कि क्वालिटी गुड्स की बहुत अच्छी निकल के आती है। क्लियर? पीस रेट के अलावा, पीस रेट में क्या है, लोग पीस बनाने के चक्कर में पड़ते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, और इससे जल्दी काम बेकार कर देते हैं। फिर कह रहा ठीक है, दिस सिस्टम इज गुड फॉर द बिगनर बिकॉज दे मे नॉट बी एबल टू रीच अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द बिगिनिंग। कह रहा देखो बेटा, ये बिगनर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको प्रोडक्शन का एक लेवल जो होता है, भैया इतना प्रोडक्शन करना है, ये पैदा करना है, ऐसा कुछ फेस नहीं करना, टारगेट बेस्ड काम नहीं होता, घंटे का करना है भैया, उतना जितना बन पाएगा कर देंगे, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम खत्म, टाइम खत्म, काम खत्म। There will be less wastage as worker will not be and hurry to push through production। कह रहा भैया यहाँ पर चीजें कम बर्बाद होती हैं, क्योंकि वर्कर को पुश नहीं किया जाता है, कि जल्दी नहीं होती कि ज्यादा प्रोडक्शन करो, क्योंकि टाइम फिक्स है, जितना कर पाएंगे करेंगे। ठीक है भैया, नुकसान देख लेते हैं इसका क्या है। दिस मेथड डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। द पेमेंट ऑफ वेजेस इज रिलेटेड टू टाइम एंड नॉट आउटपुट, दस द मेथड गिव टू नो इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसिंग मोर। कहने का मतलब क्या बेटा, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा समझ लोगे क्लियर हो जाएगा। कह रहा देखो, कंपनी में काम करने में कुछ वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और कुछ बेकार भी होते हैं। मान लो 10 लोग मिलकर काम करें, 10 में 6 ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा काम करेंगे, 4 ऐसे होंगे जो धीमे काम करेंगे, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो पहली बात तो ये क्लियर नहीं हो पाता कौन कितना कर रहा है, क्योंकि सबको उतना पैसा मिलना है। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम ये कि जो ज्यादा करे उनको ज्यादा पैसा मिलने का कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि उनका भी फिक्स है महीने का उतना, और अगले का भी फिक्स है, तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। अगर ये पीस रेट होता तो इनको ज्यादा मिलने लगता। फिर कह रहा देयर विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम एज द वर्कर्स आर नॉट फॉलोइंग अ टारगेट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा यहाँ समय बर्बाद होता, क्योंकि टारगेट तो होता नहीं प्रोडक्शन का, बहुत ज्यादा फॉलो ही नहीं करते वो लोग, होता भी है तो कहते हैं जितना हो पाएगा करेंगे, गुलाम थोड़ी ना इनके, ऐसे बोल के वो निकल जाते हैं। बिकॉज wages are not related to output, employees find it difficult in determining labor cost per unit। कह रहा भैया देखो, मजदूरी आउटपुट पे तो है नहीं, घंटे के हिसाब से, ये तो है नहीं जितना बनाओगे उतना मिलेगा, आवर्स के हिसाब से, तो इसलिए ये तय हो पाना मुश्किल है आपको कितना लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ रही है। अगर बेटा पीस के हिसाब से होता, पता होता कि एक पीस के हिसाब से हम लेबर को कितना दे रहे हैं। अब 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 80 उसमें बना दिए, अब 6 लोग 80 बनाए कि 10 80 बनाए, ये भी तो नहीं क्लियर है, तो कैसे पता चलेगा एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई। और यहाँ हर व्यक्ति की पीस रेट में क्या, हर व्यक्ति का अपना अलग पीस होता है, पता होता है इसको मैंने कितना दिया, पर यूनिट कितना दिया, तो वो पीस रेट में क्लियर हो जाएगा। तो आप बेटा समझो टाइम रेट में पीस पर यूनिट निकाल पाना, लेबर की कॉस्ट निकाल पाना आसान नहीं होती है, क्योंकि लोग घंटे के हिसाब से काम करते, कितना किए पता नहीं चल पाता, क्योंकि सबको सैलरी एक बराबर दे दी जाती है ना। वर्क नीड सुपरविजन, दस कॉस्ट ऑफ सुपरविजन इंक्रीज, और ऐसे काम के लिए बेटा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, तो एक सुपरवाइजर भी रखना पड़ता है वर्किंग आवर के लिए, और ऐसे में सुपरवाइजर की भी सैलरी वगैरह का कॉस्ट बढ़ जाता है, तो ये इसके नुकसान है। अब आइए देखते हैं पीस बेस्ड सिस्टम। पीस बेस्ड सिस्टम देख लेते हैं बेटा।
ठीक है, खत्म हो जाएगा, जल्दी कर तो खत्म हो जाएगा। पीस बेस्ड सिस्टम क्या है? देखिए, पीस रेट सिस्टम का मतलब होता है जितना आप प्रोडक्शन करोगे, जितना यूनिट आप बनाओगे, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जैसे मान लो हमने कहा ये मोबाइल का कवर है, अगर आप दिन भर में मतलब एक मोबाइल कवर बनाओगे तो 5 रुपया मिलेगा। आप दिन भर में 100 बना दिए, आपको 500 मिल गया। आप दिन भर में 1000 बना दिए तो आपको कितना मिल गया? 1000 मिल गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, कैलकुलेशन कमजोर है, मान लेते हैं एक पीस बनाने का 5 रुपया, तो आपने दिन भर में 1000 पीस बना दिया तो 5000 रुपया आपको मिल गया। समझ में आई बात की नहीं? तो बेटा जितना पीस बनाओगे उतना आपको सैलरी पैसा मिलेगा, तो ये पीस रेट होता है। तो पीस रेट में क्या होता है? जितना आउटपुट उतना पैसा। ठीक है, फिर कह रहा है अब फिक्स रेट ऑफ वेजेज इज पेड, इसमें एक फिक्स रेट होता है कि इतना हर यूनिट के पीछे आपको दिया जाएगा। अब इसके सर एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आता है एडवांटेज क्या है। दिस सिस्टम इज सिंपल इन वर्किंग एंड द वर्कर्स कैन इजिली, बेटा बहुत आसानी से ये कैलकुलेट हो सकता है। वर्कर्स को पता है, अरे भैया हम तो 40 पैकेट बनाए थे सर, हमको इतना दिए, कम दिए हैं क्या? तो जाके बॉस से पूछ सकता सर हमको कम काहे दिए। तो यहाँ पर वर्कर्स आसानी से समझ सकता है हमको कितनी मजदूरी मिली हुई है। और वहां पर क्या था, टाइम रेट में जो नहीं कर रहे हैं वो भी खुश है, कहा हमको 20,000 मिला। करते तो यही लोग हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है बेटा। यहाँ पर क्या है, वर्कर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकता है उसको कितना पैसा मिला हुआ, क्योंकि उसने जितना पीस बनाया उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। दिस सिस्टम हेल्प इन डिस्टिंग्विश इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, बेटा ये सिस्टम जो काम करते हैं, जो नहीं करते वर्कर्स, उनमें अंतर ला सकता है। जैसे मान लो हम 10 लोग मिलकर काम कर रहे थे, 6 ने बहुत अच्छा काम किया, ज्यादा पीस बनाई, 4 ने कम बनाई, तो अंतर पता चल गया इन 6 ने ज्यादा कमाया, वो 4 कम कमाए। लेकिन टाइम रेट में क्या था, 10 को बराबर पैसा मिला, इसलिए वहां क्लियर नहीं हो पाता था किसने कितना मेहनत करी। फिर स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे सिस्टम में सुपरविजन की जरूरत है नहीं बहुत ज्यादा, जितना बनाओगे पाओगे, नहीं बनाओगे तो जाओ। ठीक है, दिस सिस्टम इज फेयर टू एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर बोथ, बेटा ये दोनों के लिए सही है, एम्प्लॉय के लिए भी एम्प्लॉयर के लिए भी। जितना बनाओगे उतना पाओगे, उतना एम्प्लॉयर आपको देगा। अलग से नहीं कह सकते सर हमको इतना चाहिए ये वो। ठीक है, देयर विल बी नो डिस्प्यूट फॉर वेजेज एज वर्कर्स विल बी रिवॉर्डेड सेटिस्फैक्टरी फॉर देयर वर्क। कह रहा है भैया यहाँ पर किसी प्रकार का मजदूरी के लिए विवाद नहीं होता, क्योंकि वर्कर्स को उतना पैसा मिलता है, उतना इनाम मिलता है जितना उसने काम किया है। ठीक है, वहां पर दिक्कत होती है टाइम वाले में। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। डिसएडवांटेज क्या है, दिस सिस्टम डज नॉट गारंटी अ फिक्स्ड मिनिमम वेजेस टू अ वर्कर्स, याद रखिएगा ये सिस्टम फिक्स मिनिमम नहीं गारंटी करती। जैसे मान लो टाइम रेट में क्या था, एक महीना काम करेंगे 20,000 मिलेगा, यहाँ ये दिक्कत है, अगर आप नहीं बनाओगे तो 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, तिनका नहीं मिलने वाला। तो ये सिस्टम गारंटी नहीं लेता है कि कितना मिनिमम वेजेज होगा, न्यूनतम मजदूरी कुछ भी नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, घर में नमक हल्दी तेल के लिए तरस जाओगे। लेकिन टाइम रेट में क्या, फिक्स पैसा मिलेगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब बैलेंस या डेप्ट मेथड क्या होता है, ये लास्ट हेडिंग है बेटा, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए बैलेंस एंड डेप्ट मेथड्स क्या है ये समझ लेते हैं। बैलेंस एंड डेप्ट मेथड्स क्लियर कर लेते हैं। देखो बैलेंस एंड डेप्ट मेथड्स कहता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, टाइम रेट का भी और पीस रेट का भी बेटा कॉम्बिनेशन है, जहां पर दोनों मेथड सैलरी के फॉलो किए जाते हैं एक ही समय में, इसे कहते हैं बैलेंस या डिप्ट मेथड। यहां पर टाइम के हिसाब से भी पैसा मिल रहा है और प्रोडक्शन मतलब आपको पीस के हिसाब से भी पैसा मिल रहा है। तो जिस कंपनी में दोनों एक ही साथ फॉलो किए जाए एक ही वर्कर्स के लिए, जैसे मान लो हम 40 लोग काम कर रहे हैं, तो 40 लोगों पर यह भी लागू हो रहा है कि भैया आपको महीने का 15,000 तो मिलना ही मिलना है, लेकिन आप इससे ज्यादा अगर प्रोडक्शन कर डाले तो आपको पीस के हिसाब से भी पैसा मिल जाएगा। जैसे मान लो कंपनी ने कह दिया एक पीस का 20 रुपया बनता है और आपको हर महीने 15,000 रुपया फिक्स कर दिया, मान लो ये तो टाइम रेट भी आ गया इसमें। अब आप पीस ना बनाओ तब भी आपको 15,000 तो मिलना ही मिलना है। अब आप दिन भर में टारगेट हो गया कि आप लोग मिलकर 100 प्रोडक्ट बनाओगे। अब 100 तो आप बना लिए, तो ये तो आपका पीस रेट में आ मतलब सॉरी टाइम में आ गया, लेकिन आपने 110 बना दिया। अब 110 जो बना दिया, 10 यूनिट जो एक्स्ट्रा आपने बनाई, इसका आपको इस हिसाब से भी पैसा मिल जाएगा। ये होता है कॉम्बिनेशन दोनों का, मतलब सैलरी भी आपको मिल रही है, मिनिमम एक रेट तय हो गया, और उससे एक्स्ट्रा आपने काम किया जो प्रोडक्शन, उसका अलग से पीस रेट का पैसा भी मिल गया आपको। ये होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। क्लियर? चलिए देखते हैं खटाखट।
बैलेंस डिप्ट मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड पीस रेट सिस्टम, ठीक है। वर्कर्स गेट अ फिक्स्ड मिनिमम वेजेज, वर्कर को एक फिक्स मिनिमम मजदूरी मिलती है एंड कैन अर्न एक्स्ट्रा बाय प्रोड्यूसिंग मोर, और ज्यादा पैदा करने पर उनको और भी पैसा मिलता है। एग्जाम्पल, इफ मिनिमम वेजेज इज ₹500 पर वीक एंड पीस रेट इज 4 यूनिट पर यूनिट। मान लो अगर मिनिमम वेजेस तय कर दिया गया हर हफ्ते में 500 रुपया आपको मिलना है, और पीस रेट भी तय कर दी गई 4 रुपया पर यूनिट। ए वर्कर्स प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट, वर्कर्स अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको एक्स्ट्रा तो मिलेगा। इफ लेस वर्क इज डन मिनिमम ₹500 इज स्टिल पेड। नहीं समझे? देखो, मैंने कह दिया हफ्ते में, एक वीक में आप लोगों को ₹500 तो मैं दूंगा ही दूंगा, ये मेरा मिनिमम बेसिस है, इससे नीचे आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा पैदा करेंगे, एक हफ्ते में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको 4 रुपए के हिसाब से अलग मिलने वाला। कितने रुपए के हिसाब से बेटा अलग मिलने वाला है? एक मिनट, क्या कर दिया आप देखो, मैंने फिक्स कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने फिक्स कर दिया कि एक वीक में 500 रुपया तो आपका मिनिमम वेजेज है, ये तो मैं सबको दूंगा चाहे आप कुछ पैदा करें या ना करें, ठीक। अगर आप इस एक वीक में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं, दिख रहा हो तो दिख जाता है, तो बेटा आपको 4 रुपया पर यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के भी मिलेंगे। अगर मान लो आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करते तो ये तो नहीं मिलना, फिर भी ये तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो वही कह रहा, दोनों चल रहा है। अगर आपका जो सैलरी फिक्स हो तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं तो वो 4 के हिसाब से वो एक्स्ट्रा यूनिट का पैसा आपको पेड किया जाएगा, ये सैलरी, ये कॉम्बिनेशन एडेड बैलेंस का, ठीक है सर। एडवांटेज क्या है? इनकम फिक्स रहती है, कोई टेंशन नहीं है, नहीं भी पैदा हुआ तो 500 रुपया तो मिलना ही है ना वो। उसके अलावा एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी, आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चांस होते हैं। आपको लगता है कि हमारा 500 तो फिक्स है, अगर ज़्यादा बना देंगे तो हमको पीस के हिसाब से भी पैसा मिल जाएगा, लाओ ज़्यादा मेहनत करें। मोटिवेट फैक्टर, वर्कर्स मोटिवेट होता है। नुकसान क्या है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, नुकसान क्या हो जाता है भैया, इसको कैलकुलेट करना कठिन हो जाता है। अब 10 वर्कर मिलकर काम कर रहे हैं, 10 का मिनिमम वेजेस फिक्स है, लेकिन किसने कितना बनाया कैलकुलेट करना आसान, क्योंकि सारे वर्कर्स एक साथ काम करते तो एक जैसी क्षमता तो होती नहीं है, तो जिसको किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उसमें। नीड क्वालिटी कंट्रोल, ज्यादा पैदा करने के चक्कर में क्वालिटी भी बेकार कर देते हैं लोग, ठीक है। डिफिकल्ट टू फिक्स प्रॉपर रेट, बेटा प्रॉपर रेट फिक्स करना भी कठिन हो जाता है कई बार, भले देखने में आसान है। तो कुल मिलाकर के आपका ये टॉपिक था कि एम्प्लॉय का इंटरेस्ट क्यों बना रहता है काम करने में। ये चैप्टर बता रहा था आपको कि एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट होता है काम करने में ह्यूमन रिलेशन से, सैलरी से, अगर उनका प्रॉपर सैलरी सिस्टम है तो वो खुश रहते हैं। ये चैप्टर था बच्चों, अच्छे से पेपर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट।